नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज की जो वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो न्यूज़पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो 9 जनवरी 2025 की द हिंदू से ली गई है। और आज की जो खबरें हैं उसमें कुछ बेहद ही वैचारिक विषय सम्मिलित हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और उसमें जितने भी विचार आपको मिल रहे हैं, उस पे आप एक बार फिर से अपनी तरफ से कोशिश करें और उस पे कुछ स्टैंडर्ड लाइन्स अपने पास और उस विचारों को थोड़ा-सा एक्सपेंड कीजिए और उन्हें अपने नोट्स में अवश्य ही उतारें आप। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम बढ़ते हैं अपने अगले पहले न्यूज़ की तरफ। तो हमारा पहला न्यूज़ है, चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार पद की जगह मुख्य सचिव की नियुक्ति पर विवाद हुआ है। ये विवाद क्या है? केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार पद को समाप्त करके मुख्य सचिव की नियुक्ति की है। ठीक है। यह कदम पंजाब के चंडीगढ़ पर ऐतिहासिक दावे को कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। पंजाब की चंडीगढ़ पे हमेशा ही एक ऐतिहासिक दावा रहा है कि भाई चंडीगढ़ को पंजाब में सम्मिलित कर दिया जाए, क्योंकि अभी चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की सम्मिलित राजधानी है और पंजाब चाहता है कि वो चंडीगढ़ को अपने ही अधिकार क्षेत्र में ले ले। राजनीतिक दलों ने इसे संघवाद के खिलाफ कदम और पंजाब के अधिकारों का उल्लंघन बताया। शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने केंद्र पर आलोचना की। चंडीगढ़ का प्रशासक पद भारत के संविधान के तहत विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बनाया गया था। चंडीगढ़ के हस्तांतरण को 1985 के पंजाब समझौता का उल्लंघन माना गया। ये सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इस स्लाइड में? इस समाचार का महत्व क्या है? जीएस पेपर 2 में केंद्र राज्य संबंध और संघवाद। संघवाद के विषय में आपके पास इसकी डेफिनेशन होनी ही चाहिए। संघवाद की डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए कम से कम 4 to 6 लाइन्स में। इसके विवाद, इसके चर्चित विवाद जिसकी खूब चर्चा हुई हो, जैसे हमेशा ही दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो संघवाद को लेके वो चलता रहता है, विवाद चलता रहता है। पश्चिम बंगाल और केंद्र के बीच में जो विवाद चलता रहता है, ये कुछ बहुत ही चर्चित विवाद है, तो इसके बारे में आप जरूर ही देखेंगे। यूपीएससी मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे रिलेटेड। संघवाद पर केंद्र की बढ़ती शक्ति का प्रभाव, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, ये हमेशा ही पूछता है, तो इसके बारे में मैं इसको 5 स्टार दे देता हूँ। इसके बारे में आप जरूर ही एक पेज लिख के रखेंगे अपने पास, और वो ऐसी जगह लिखिए जहाँ पे आप दोबारा पढ़ पाए उसको। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासनिक ढांचा, ये भी पूछा है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासनिक ढांचा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सभी केंद्र शासित प्रदेश, उनका प्रशासन कैसे चलता है, किनके द्वारा चलता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। संघवाद और केंद्र राज्य संबंध, केंद्र द्वारा एक तरफा निर्णय लेने से संघवाद पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये बहुत ही मुख्य डायमेंशन है इस सवाल के ऊपर सोचने का। संघवाद के ऊपर सोचने का ये बहुत ही मेन डायमेंशन है, मैं ऐसा बोलूंगा। तो आप इस पे अवश्य ही सोचेंगे। ठीक है। संवैधानिक प्रावधान, संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों की संरचना और अधिकारों का प्रावधान क्या है वो देखेंगे। 1985 का पंजाब समझौता और चंडीगढ़ का स्थानांतरण का वादा। चंडीगढ़ का स्थानांतरण का वादा क्या है, जिसको लेके पंजाब बोल रहा है कि भाई ये हमारे अधिकारों का हनन है। बशर्ते ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप इसको देख सकते हैं एक बार, ताकि वो आपके दिमाग में कहीं तो रहे। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं, संघवाद और प्रशासनिक ढांचे पर सवाल क्या है, ये आप देखेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए एक मॉडल क्वेश्चन, संघवाद के संदर्भ में केंद्र द्वारा चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार पद को हटाने के प्रभावों का विश्लेषण करें। क्या प्रभाव पड़ेंगे इससे? एक बार आप गूगल सर्च करके इसको जरूर देखने की कोशिश करेंगे। चंडीगढ़ का ऐतिहासिक महत्व और पंजाब हरियाणा विवाद, क्या है ये पंजाब हरियाणा विवाद, एक बार आप देख लेंगे। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार आप देख लें, ताकि किसी के सामने ऐसे ही हम लोग बैठते हैं, ग्रुप में बैठते हैं, तो अपने पास कुछ स्टैंडर्ड चीजें रहेंगी, तो हम एक तार्किक बहस कर सकते हैं सामने वाले से। अदरवाइज हम तो आसमान के तारे देखते ही रह जाएंगे। अगर किसी ने इन डायमेंशन में सोच रखा है,
उसकी सोच की क्षमता बड़ी है, तो हम उसके सामने तो कुछ बोल ही नहीं पाएँगे ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने विचारों को बड़ा कीजिए ताकि आप अपने आंसर्स में भी उनको दिखा पाएँ और किसी के सामने अगर आप बात कर रहे हैं, तार्किक बहस चल रही है, तो वहाँ पे भी आप दिखा पाएँ कि आपका विचार कितना गहरा है और स्पष्ट है। संघीय ढांचे पर केंद्र की नीतियों का प्रभाव क्या पड़ता है, इसको हम ज़रूर देखेंगे। केंद्र राज्य संबंधों में संवैधानिक प्रावधान क्या है, वो हम देखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। हमारा अगला न्यूज़ है, बीएसएफ ने बांग्लादेश के विरोध के बावजूद पश्चिम बंगाल में सीमा पर बाड़ लगाने का कार्यक्रम जारी रखा है। ये क्या है पश्चिम बंगाल पे बाढ़ लगाने का कार्यक्रम? पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाढ़ लगाने का कार्यक्रम जारी है। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फेंसिंग हो रही है। बीएसएफ का बयान क्या है? बीएसएफ ने स्पष्ट किया है कि यह कार्य भारतीय क्षेत्र में हो रहा है और बांग्लादेश की आपत्ति को संबोधित किया गया, मतलब हमने उनकी आपत्ति को भी, उनकी आपत्ति पे भी गौर किया है, लेकिन ये जो कार्य है ये भारतीय क्षेत्र में हो रहा है। ये हमेशा ही विवाद का विषय होता है। जब भी हम फेंसिंग करते हैं किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, तो जमीन को लेकर विवाद तो होता ही है कि भाई आप कहीं गलत जगह तो नहीं कर रहे हैं। जैसे चाइना करता है तो हम भी विवाद करते हैं, हम भी उसका विरोध करते हैं, हालांकि चाइना तो हमारी जमीन पे ही कर रहा है। बांग्लादेश का विरोध, बांग्लादेश की सीमा रक्षक बल ने बाढ़ लगाने का विरोध किया है। सुरक्षा बढ़ाने की पहल, पश्चिम बंगाल की सीमा पर 2216 किलोमीटर लंबाई में कई हिस्से अभी भी असुरक्षित हैं, जिससे तस्करी, ये सीमा विवाद जो है, खुली सीमाओं का क्या नुकसान हो सकता है, वो है तस्करी और अवैध गतिविधियों का संचालन वहां से सुचारू रूप से होता रहता है, जो कि सुरक्षा बलों के लिए निगरानी कर पाना, क्योंकि बहुत लंबी सीमा है ना बांग्लादेश के साथ हमारी, तो उनकी वहाँ पे पूरी सीमा की निगरानी एक साथ कर पाना असंभव जैसा प्रतीत होता है। तो इसलिए वहाँ पे फेंसिंग एक उचित फैसला साबित होगा। राजनीतिक संदर्भ, बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और तस्करी की बढ़ती घटनाओं ने सीमा पर बाड़ लगाने के महत्व को बढ़ाया है। राजनीति अस्थिरता बहुत है बांग्लादेश में, हम सभी को ही पता है। अभी वहाँ पे क्या चल रहा है, शेख हसीना कहाँ पे है, हमारे वहाँ है, शरण ली हुई है। इस पेपर का महत्व क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत बांग्लादेश सीमा विवाद। केवल भारत बांग्लादेश सीमा विवाद पर ही ध्यान नहीं देंगे, सीमा विवाद देखेंगे हमारा अन्य पड़ोसियों के साथ, हमारा सभी अन्य सभी पड़ोसियों के साथ जो सीमा विवाद है उसको हम देखेंगे। अन्य सभी पड़ोसियों के साथ हमारा सीमा विवाद क्या है? बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो हम सबके सीमा विवादों की जानकारी रखेंगे, उन क्षेत्रों की जानकारी रखेंगे जहाँ पे वो सीमा विवाद हैं, किस क्षेत्र में है, उनकी स्थिति हम मैप पे भी हमेशा ध्यान रखेंगे। आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और तस्करी, आंतरिक सुरक्षा के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए, ये दोनों ही पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीमा प्रबंधन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपके पास कुछ लाइन्स होनी चाहिए। पूछे गए प्रश्न, भारत की सीमाओं पर सुरक्षा चुनौतियां और उनके समाधान, यूपीएससी में 2017 में पूछा गया है। भारत बांग्लादेश संबंध, सीमा प्रबंधन और आर्थिक सहयोग के संदर्भ में यूपीएससी में 2019 में पूछा गया। ब्रेनस्टॉर्मिंग टॉपिक्स कुछ हैं क्या? हाँ है। मॉडल क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी की समस्या और इसके समाधान के उपायों पर चर्चा करें। भारत और बांग्लादेश के सीमा प्रबंधन में प्रमुख विवादों का विश्लेषण करें। ठीक है, भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी की समस्या क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। सीमा सुरक्षा में बीएसएफ की भूमिका क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। भारत बांग्लादेश के संबंध और उनकी चुनौतियां क्या है, इसके बारे में हम सोचेंगे। हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड विचार होने चाहिए। अगला हमारा न्यूज है, ट्रांसजेंडर समुदाय में आरक्षण पर बहस को फिर से केंद्र में लाया अत्याचार शिकायत। एट्रोसिटी कंप्लेंट ने एक बार फिर से ट्रांसजेंडर समुदाय में आरक्षण के मुद्दे को गर्माहट दी है। ट्रांसजेंडर समुदाय सरकारी नौकरियों और शिक्षा में क्षैतिज आरक्षण की मांग कर रहा है। ये क्षैतिज आरक्षण और ऊर्ध्वाधर आरक्षण क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य देविका मंगल मुखी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई शुरू की गई है। विवाद का मुख्य कारण क्या है, ये इनकी क्या शिकायत है, इस पर भी आप ध्यान रखेंगे। क्षैतिज आरक्षण से वंचित समुदायों को समान अवसर प्रदान करने का मुद्दा। नालसा जजमेंट, नालसा जजमेंट पे सवाल पहले भी पूछे जा चुके हैं और इसके बारे में आपके पास कम से कम आधे पेज का आर्टिकल तैयार होना चाहिए ताकि आप इसको ध्यान में रख पाए।
ट्रांसजेंडर समुदाय के भीतर इन दोनों प्रकार के आरक्षण पर विवाद है। क्षैतिज आरक्षण और ऊर्ध्वाधर आरक्षण, मतलब वर्टिकल रिजर्वेशन एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। समाचार का महत्व क्यों है? जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए। शासन व्यवस्था और सामाजिक न्याय, वंचित वर्गों के लिए नीतियां। समावेशी विकास, समावेशी विकास को इस डायमेंशन में हम पढ़ेंगे हमेशा ही। सामाजिक और आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता, अगर ये दो चीजें सुनिश्चित कर ली जाए तो हम उसको मान लेंगे समावेशी विकास। देखिए नालसा पे क्वेश्चन पहले से पूछा हुआ है। नालसा बनाम भारत सरकार के निर्णय का भारतीय समाज पर प्रभाव का विश्लेषण करें। यूपीएससी में 2018। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा करें। यूपीएससी मेंस 2020। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हमारे पास इस न्यूज से रिलेटेड ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए क्षैतिज आरक्षण की भूमिका पर चर्चा करें। नालसा निर्णय 2014 के प्रभाव और इसकी व्यवहारिक चुनौतियों का विश्लेषण करें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके ऊपर आप विचार करेंगे। ठीक है, इन डायमेंशन में हम सोच सकते हैं, हम इन डायमेंशन में सोच सकते हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय और ट्रांसजेंडर समुदाय, सामाजिक न्याय और ट्रांसजेंडर समुदाय मतलब ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति क्या है सामाजिक न्याय में। हमें समाज में उनको हमने समाज में उनको कितने बराबर की स्थिति प्रदान की है, इसके ऊपर हम जरूर सोचेंगे। आरक्षण प्रणाली के सामाजिक और राजनीतिक पहलू क्या है वो भी देखेंगे। ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए कानूनी सुधार क्या है हम वो भी देखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज की तरफ। हमारी अगली न्यूज है नदी जोड़ परियोजना से समाधान या पर्यावरणीय संकट। जब इस तरह के टॉपिक्स आए, समाधान या पर्यावरणीय संकट या में, तो इसको बोलते हैं हम द्वैत। द्वैत क्या है? दूसरे शब्दों में बोले तो दुविधा। जब भी हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिसमें पर्यावरणीय संकट या फिर किसी भी तरह की जनजातीय या फिर मानव संकट हो, तो हम हमेशा एक दुविधा में होते हैं कि ये जो टॉपिक है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इससे संकट कितना है और इससे लाभ कितना है, और इसका आकलन हम हमेशा करते हैं कि इससे जो लाभ प्राप्त होने वाला है क्या इससे होने वाले नुकसान से ज्यादा है। अगर होता है तो हम इस प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर नुकसान नुकसान तो लाजमी है, नुकसान तो होगा ही, पर कितना, क्या वो नुकसान बहुत ही लॉन्ग टर्म के बेसिस पे है या फिर शॉर्ट टर्म में बाद में हम उसको रिकवर कर सकते हैं, इन वगैरह वगैरह चीजों पे हम ध्यान देते हैं। तो ये दुविधा है कि ये जो नदी जोड़ो परियोजना है ये समाधान है या पर्यावरण संकट। तो ये दुविधा कहाँ से उत्पन्न हुई आइए देखते हैं। केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना बुंदेलखंड में जल संकट का समाधान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ठीक है, ये दुविधा भी यहीं से शुरू हुई क्योंकि ये पन्ना टाइगर रिजर्व के एक बड़े हिस्से को डुबोने जैसी पर्यावरणीय चिंताओं को जन्म देती है। यही है दुविधा। ठीक है, इतिहास क्या रहा है नदी जोड़ने की? नदी जोड़ने की अवधारणा 1850 में शुरू हुई और 1980 में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत औपचारिक रूप से लागू हुई। गंगा जैसी अधिशेष जलधाराओं से जल की कमी वाले क्षेत्रों में पानी ले जाने की योजना है। पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव क्या रहा है? जस्ट अ मिनट। जी, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव क्या रहा है? इससे वनों की कटाई, जैव विविधता का नुकसान और जनजातीय समुदायों का विस्थापन हो सकता है, ये भी दुविधा है। ठीक है, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित कर यह सूखा और बाढ़ की समस्या बढ़ा सकती है, ये भी एक दुविधा है। ये दोनों बहुत ही मेन दुविधाएं हैं जिनके ऊपर हमको सोचना चाहिए और हमारे पास कुछ रेडी टू राइट मटेरियल्स होने चाहिए। इसको भी मैं दे देता हूँ 5 स्टार। ठीक है, नीति और प्रशासन संबंधी मुद्दे क्या है? जल प्रबंधन में कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, जन भागीदारी की कमी जल संकट को बढ़ाती है। बिल्कुल सही बात है। जल पुनर्भरण और जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन जैसी वैकल्पिक विधियों पर ध्यान देना आवश्यक है। ये भी सही बात है। वैश्विक दृष्टांत क्या है? सोवियत संघ की असफल परियोजनाएं और इजरायल की ड्रिप सिंचाई प्रणाली इस बात को दर्शाती है कि अस्थायी जल प्रबंधन कितने महत्वपूर्ण हैं। इनको भी हम देखेंगे। समाचार का महत्व क्या है? समाचार का इस पेपर का महत्व है जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2 में और जीएस पेपर 3 में। आप देख रहे हैं ना कि इसमें जीएस पेपर 1, 2, 3 तीनों में ही इस न्यूज का
बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हम देखते हैं कि जब भी हम किसी न्यूज़ को देखते हैं तो हमारी एक अप्रोच होती है कि हम उसको अलग-अलग जीएस पेपर में बाँट लेते हैं कि ये न्यूज़ जीएस पेपर 1 के लिए हम 3-4 कॉपी बना के रखी होती है हमने और हम हर न्यूज़ को अलग-अलग कॉपी में लिखते हैं। जैसे कि ये जीएस पेपर 1 के लिए है, ये जीएस पेपर 2 के लिए है, ये न्यूज़ जीएस पेपर 3 के लिए, बट ऐसा होता नहीं है। हर न्यूज़ के अलग-अलग अपने डायमेंशंस होते हैं और हर डायमेंशन हर जीएस पेपर से कनेक्ट किया जा सकता है। इसको बोलते हैं इंटरलिंकेज स्टडी। जब आप इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक ही न्यूज़ तमाम जो जीएस पेपर्स हैं उसमें महत्वपूर्ण समान रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत में नदियों को जोड़ने के पर्यावरणीय प्रभाव पर चर्चा करें, ये पूछा गया है 2016 के यूपीएससी मेंस में। राष्ट्रीय जल ग्रिड अवधारणा के लाभ और हानि का वर्णन करें, ये पूछा गया मुख्य परीक्षा 2005 में। ये आपको पता होना चाहिए। भारत में जल संकट के समाधान के लिए नदी जोड़ परियोजना कितनी व्यवहारिक है, इस पर अपनी राय दें। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कुछ आंसर्स आप लिख के रखें, उनके उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लिख के रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये मुख्य परीक्षा 2018 में पूछा गया है, ये दोबारा पूछा जा सकता है क्योंकि अभी ये मामला क्या है, गर्म है, तो ये पूछा जा सकता है दोबारा से। यूपीएससी भी अपने क्वेश्चंस रिपीट करती है, सेम फॉर्म में नहीं, पर अर्थ तो उनका वही होता है। भारत में जल संसाधन प्रबंधन और उसकी प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिए। ये 2020 की मुख्य परीक्षा में पूछा गया है, 2025 में भी पूछा जाना चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए कुछ है कि हमारे पास नदी जोड़ परियोजना का जैव विविधता और पारिस्थितिकी पर प्रभाव, इस मुद्दे पे सोचेंगे। विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाए रखने की चुनौतियां क्या है, ये हॉट टॉपिक है, इसके बारे में हमारे पास लिखा हुआ होना चाहिए। जल संकट से निपटने में जल प्रबंधन नीतियों की भूमिका क्या है, इस डायमेंशन में भी हम सोच सकते हैं। जल संसाधन प्रबंधन में वैश्विक उदाहरण क्या है, इस पर भी हम 2-4 उदाहरण अपने पास रख सकते हैं ताकि आंसर में लिखने के काम आए। कुछ मॉडल क्वेश्चंस क्या है, क्या भारत के जल संकट के लिए नदी जोड़ परियोजना एक अस्थायी समाधान है, जरूर सोचेंगे हम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आपको कई जगहों पे नंबर्स देके जाते हैं, केवल एक ही क्वेश्चन के आंसर्स में नहीं, अपितु ये कई पेपर्स के आंसर्स में, एसए में और जीएस के कई पेपर्स में आपको ये नंबर्स देके जाते हैं। बड़े पैमाने पर जल स्थानांतरण परियोजनाओं के विकल्पों की समीक्षा कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे न्यूज खत्म होते हैं। हर न्यूज के लास्ट में हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की एक सीरीज रखते हैं, वो यहाँ से कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, हम चलिए उसको देखते हैं। पंजाब समझौता किससे संबंधित है, तो ये इन सभी से संबंधित है। नदियों का जल बंटवारा, चंडीगढ़ का स्थानांतरण और सीमा विवाद, ये तीनों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चंडीगढ़ प्रशासन के संदर्भ में संविधान का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है, ये लागू होता है 239, ये रहा 239। भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई कितनी है, ये है 2216 किलोमीटर। बीएसएफ का गठन कब हुआ था, तो बीएसएफ का गठन हुआ था 1965 में। तीन बेतवा नदी जोड़ परियोजना किन राज्यों को जोड़ने का प्रस्ताव करती है, ये करती है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना लागू की गई, ये है 1980 में। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना क्या है, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, ये आप जरूर देख लेंगे। जी, तो यहीं पे ये करंट अफेयर्स की ये वीडियो आज समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर ही कोई वैल्यू मिली होगी। अगर आपको थोड़ी-सी भी वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हम आगे के भी वीडियोज़ में इस तरह के मुद्दों पे चर्चा करते रहेंगे, जिससे आपकी समझ का थोड़ा विकास हो और आप देख पाएँ कि किस तरीके से हम न्यूज़पेपर को पढ़ें, किस नज़रिए से हम उनको देखने की आपकी आपकी न्यूज़ को देखने की जो नज़रिया है, मैं उसको बदलने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी उस दिशा में प्रयास करें और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।